Indian constitution is mostly borrowed constitution, but still what are the special features of Indian constitution that separate it from other constitution? This is the video in which we are going to discuss about that. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And today we are here to discuss about the chapter named as salient features of our constitution, that is Indian constitution. And in this video we are going to discuss every feature, every salient feature of our constitution in great depth. So let's get started off and discuss about it. So when we are discussing about salient features, so definitely they will be like huge in number. So we will be discussing each bit by bit. So फर्स्टली आई वांट टू मेक अ डिस्क्लेमर ओवर देयर कि मैंने जानबूझ के ये चैप्टर बाद में अपलोड किया है एंड आई हैड अपलोडेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग, फेडरल सिस्टम, एवरीथिंग इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन आई एम अपलोडिंग अबाउट द सेलियंट फीचर, ताकि आपको पता चल सके जब मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल रही हूँ देन यू मस्ट हैव रेफरेंस फॉर दैट कि वो होता क्या, आपको पूरी क्लैरिटी हो। इसलिए आपके लिए मैंने पहले वो वीडियोस मेकअप की एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द सेलियंट फीचर्स वन. So if you had not watched that video and you had directly come up for this particular video, then I request you कि पहले आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. अदरवाइज इस वीडियो में भी हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, क्योंकि यही हमें इस वीडियो में करना है. बट इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले अगर आपको इन डेप्थ उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय द फर्स्ट फीचर विच इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड आई होप the time now you do know the difference between written and unwritten constitution. So let me quickly revise that for you. So written constitution is the one जहाँ पे जो constitution है वो एक बुक की फॉर्म में कोडिफाइड होगा, और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, लिखा तो वो भी होगा बट वो एक कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, कुछ बिट्स एंड पीसेस इधर है कुछ उधर है, तो उस केस में उसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रिटन एंड अनरिटन, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम मैंने आपको बता दिया. रिटन का बेस्ट एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन का बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन का आप एग्जांपल ले सकते हैं. देन इन 1949 Constitution contained preamble, 395 articles that were distributed among 22 parts and 8 schedules. आज का स्टेटस क्या है? प्रेजेंटली preamble about 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules. अब ये इतनी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी बहुत लेंथी था, और अब उसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट्स करके और ज़्यादा प्रोविजंस ऐड कर करके वो और ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है. तो ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और वो कारण हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री. हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है. यहाँ पे आप देखो, जैसे हम लोग कभी भी जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे तब आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो हर तरह का लैंडफॉर्म आपको इंडिया के केस में मिलता है, हर तरह का एनवायरनमेंट या हम लोग बोले क्लाइमेट आपको इंडिया के केस में मिलता है. तो इंडिया इतना डाइवर्स है अपने आप में कि यहाँ पे आपको लगभग हर चीज़ मिल जाएगी, दुनिया का लगभग हर रिलीजन मिल जाएगा. तो इंडिया की बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ की जो पूरी की पूरी डेमोग्राफी है वो एक्सट्रीमली डाइवर्स है. तो इतनी डाइवर्स कंट्री में इतने, देखो जितने डाइवर्स लोग होंगे उतनी उनकी जो डिमांड्स है वो भी डाइवर्स होंगी. तो इतनी डिमांडिंग जो सोसाइटी है उसे यूनाइटेड रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए हम लोग एक रीज़न ये भी मान सकते हैं कि हमारी जो इतनी डाइवर्सिटी है, अब देखो ट्राइबल लोग जो है उनके लिए अलग प्रोटेक्शंस हैं, तो दैट मीन्स उनके लिए अलग शेड्यूल्स एंटर करने पड़ेंगे या अलग हम लोग आर्टिकल्स ऐड करेंगे. जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनकी सिक्योरिटी के लिए अलग होगा. फिर जब इतनी सारी डाइवर्सिटी जिस स्फेयर्स में है, जैसे हम रिलीजन के स्फेयर में बोलते हैं, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उनको अलग से प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी. तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो ऐड करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री. देन वी
लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे हमें पता है वो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से इंस्पायर्ड है। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ से हमने रेफरेंसेस लिए हैं। तो एक रेफरेंस जो हमने लिया है वो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी, जो अपने आप में बहुत बल्कि था। देखो जब आपका जैसे बोलते हैं ना, जो आपका रोल मॉडल है तो आप उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे। तो सपोज करो आपका रोल मॉडल जो था वो ही अपने आप में सपोज उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, तो डेफिनेटली आपका भी अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमारा रोल मॉडल है वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से एक रोल मॉडल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, जो अपने आप में बल्कि था। अब जिसको आप इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो उसकी करेक्टरिस्टिक्स लोगे, और यहाँ पे हम इमिटेट किसे करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो अपने आप में बल्कि है। तो दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिफॉल्ट इसकी वजह से भी बल्कि है। और फिर एक और चीज आती है, लाइक लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट, दैट इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम लोग आप डिबेट्स वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे, एक ही सपोज कोई भी न्यूज़ चैनल में कोई डिबेट चल रहा है और उसमें डिफरेंट डिग्नेटरीज आए हुए हैं। एक पर्सन जो है वो अपने टॉपिक का बिल्कुल मास्टर है, सब कुछ है, वो अलग चीज़ है। बट अगर उनमें से कोई भी लॉयर आता है तो या लीगल प्रोफेशन से आता है तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से तर्क देंगे, वो डिफरेंट तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रेंड इस तरीके से है कि उन्हें हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा आदत होती है, वी कैन से, और इसलिए वो निटी ग्रिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज दे आर इनटू दैट टाइप ऑफ प्रोफेशन जहाँ पे उन्हें हर निटी ग्रिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उस तरीके से ही वो पूरी की पूरी चीज़ें फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो जो एजुकेटेड पर्सन्स थे, दे वर मोर रिलेटेड टू लीगल ल्यूमिनरीज। इस वजह से उनकी जो एक आइडियोलॉजी थी या उनका काम करने का तरीका ही ऐसा था कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई में एक्सप्लेन करते 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 डिफरेंट आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर देते थे। और उसके साथ साथ एक्सेप्शन, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमें पता है 6 फंडामेंटल राइट्स है नॉर्मली, बट उसके अंदर आर्टिकल्स कितने ज़्यादा आते हैं और उन आर्टिकल्स के अंदर कितने क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज है। तो उसके बाद एक्सेप्शंस है, और फिर देखो बहुत सारे ऐसे हम लोग आर्टिकल्स भी देखते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा लॉ भी मेकअप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट आर्टिकल। जैसे अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे पावर दिया जा रहा है कि आप लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट होगा, तो वो लॉ भी मेकअप होगा। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं लेंदी फॉर्म में बढ़ती चली जाती है। तो ये एक कारण होता है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल है, दैट मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों की जो निटीग्रिटीज हैं उन्हें हैंडल करने के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे मल्टीपल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मल्टीपल चीज़ों का ध्यान कैसे रखना पड़ेगा, वो वाली चीज़ आती है। अब देखो अगर सेंटर की बात करें, एक होता है ना हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, तो हम लोग जब सेंटर की बात करें तो मैक्रो लेवल पे देखेंगे, राइट, कंट्री को, तो वहां पे उस तरीके की निटीग्रिटीज को टैकल करेंगे। बट जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे अब देखो स्टेट में जब हम सेंटर की बात कर रहे थे तब हमने पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया, सब कुछ था। अगर सपोज स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता, हर स्टेट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली प्रोविजंस रख लेती। बट जब हमारा सेंटर और स्टेट का सेम कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो सेंटर में जो मतलब जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर हमें सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, उसी के अंदर हमें स्टेट के बारे में भी ऐड करना पड़ेगा, और स्टेट के अपने पेकुलर फीचर्स हैं, पेकुलर डिमांड्स हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथी बनाने में। तो हमने 4 रीजंस यहाँ डिस्कस किए। फर्स्ट, क्योंकि हमारी कंट्री अपने आप में बहुत डाइवर्स है, तो उस डाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बल्कि था, जिसे हमने रोल मॉडल की तरीके से लिया, तो इसलिए हम भी उसे इमिटेट करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि हो गया। थर्ड, हमने ये डिस्कस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो डिग्नेटरीज थे वो लीगल फॉर्म से थे, तो इसलिए डेफिनेटली उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। एंड फोर्थ, क्योंकि ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ एट सेंटर एंड स्टेट, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द लेंथीएस्ट फॉर्म ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर सम रीजंस दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी लेंथीएस्ट वन। देन Constitution not only contain fundamental principles of governance but also detailed administrative provisions, क्योंकि जो गवर्नेंस है उसके बारे में तो डेफिनेटली वहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से जो स्टेट है उसकी पावर होगी, उसे इस तरह से लिमिट किया जाएगा। बस साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी कंट्री के लॉ के तरीके से हम लोग रिलेट करें कि गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेंटर स्टेट सब लेवल पे, तो वो सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसकी वजह से अपने आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। सो दीज आर द रीजंस
और ये ही हम एट द एंड नटशेल में बोल सकते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखेंगे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ फर्स्ट फीचर। Then comes the second feature that is drawn from various sources। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काफी हद तक हमने इधर और उधर से बोरो किया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंशिएशंस देखते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इवॉल्व मतलब बाय टाइम वो इवॉल्व होता चला गया, और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और उन्होंने इनेक्ट किया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास प्रिविलेज था कि हमें पता है, जैसे होता है ना कि मुझे टारगेट पता है कि आज मुझे मेरे दिन में ये काम खत्म करने हैं, जब वो मेरे को पता है तो मैं क्या करूंगी, वो टारगेट्स अचीव करने के लिए मैं बहुत ज्यादा डेडिकेशन से और फोकसली काम करूंगी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी उन्हें पता था उनका काम ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप करना। तो उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से देखा कि वहाँ क्या क्या हो रखा है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उनसे रेफरेंस लेके उन्होंने चीज़ें इनकलकेट करनी स्टार्ट कर दी टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक बॉर्डर्ड है, बट डेफिनेटली हमेशा ये आर्ग्यूमेंट जरूर याद रखिएगा, हमने डिफरेंट कंट्रीज से जरूर प्रोविजंस बोरो किए हैं, सब कुछ है, आई एग्री दैट, बट साथ में एक और चीज हमें समझने की है, वो ये है कि हमने उन्हें इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू आर डाइवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू आर नीड किया है। हमारा सेक्युलर कंट्री है, बट फिर भी हमारा सेक्युलरिज्म डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी, बट हमारे फेडरलिज्म भी डिफरेंट है। फिर आती है बात कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डिफरेंट है फ्रॉम द सोर्सेज वी हैड बोरोड। तो बेसिकली द पॉइंट ओवर देयर इज कि ठीक है हमने बोरो किया है बट इंप्लीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू आर नीड। So borrowed most of its constitution from constitutions of various other countries as well as from Government of India Act 1935, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो स्ट्रक्चरल पार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फिलोसफिकल पार्ट दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह, वो हमने लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में से। जब हमने डीपीएसपी डिस्कस किया था तब हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था, और फंडामेंटल राइट्स भी हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस किया है। इसी वजह से मैंने उसे और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उसे 5 पार्ट्स में किया। So if you had not watched that videos, then just go and watch those. Then political part, that is principle of cabinet government and relation between executive and legislative, largely from British Constitution. अब याद रखिएगा यहाँ लिखा है लार्जली, बिकॉज वो पूरी तरीके से वहां से नहीं लिया गया है। देखो जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। इंडिया के केस में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, वी आर एग्रीइंग ऑन दैट पार्ट, बट हमारी जुडिशरी का भी इंडिपेंडेंस इंश्योर किया गया है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो अभी आपको ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट इसीलिए मैंने आपको बोला था इन द स्टार्टिंग फेज इटसेल्फ, पहले आप वो वीडियोस देखिएगा तब, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। हम ये सारी की सारी चीजें पहले ही डिस्कस करके आए हैं और वो भी इन डेप्थ, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो। बट राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोरो किए हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बट वी हैड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू आर नीड। Other provisions of constitution have been drawn from constitution of Canada, Australia, Germany, USSR and France, South Africa, Japan and so on. तो हमने बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से चीज़ें ज़रूर बोरो की है और उनका इन्फ्लुएंस भी दिखता है, पर फिर वही बात आती है कि हमने उन्हें इम्प्लीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। तो बट यहाँ पे हम ये ज़रूर बोल सकते हैं जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज़ बिन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देन कम्स ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमने डिस्कस किया था अंडर द टॉपिक ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस, जिसमें हमने ये जो चैप्टर था अमेंडमेंट प्रोसेस किस तरह से होता है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अब इसलिए यहाँ आ रहा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली ना प्योरली रिजिड है ना ही प्योरली फ्लेक्सिबल है। प्योरली रिजिड का क्या मतलब है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसे अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और जब हम फेडरल पॉलिटी की बात करें तो उसमें एक बेसिक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो रिजिड होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ताकि जो फेडरल पॉलिटी है उसकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर किया जा सके। क्योंकि फेडरल पॉलिटी में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर और द रीजनल यूनिट्स, वो होता है अकॉर्डिंग उसकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे मेंशन होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में।
में। क्यों मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में? ताकि उसे कोई भी इजीली चेंज ना कर सके। इसीलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो फेडरल पॉलिटी वो ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। बट इंडिया के केस में क्या है, नॉर्मली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है अंडर आर्टिकल 368 जब हमें अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बट कुछ पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे भी हैं जिसे बहुत इजीली आप सिंपल मेजोरिटी से ही उसे अमेंड कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। तो वो आता है फ्लेक्सिबल पार्ट के अंदर। तो वही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। बट अगर हम बेस्ट एग्जांपल है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है तो वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो वो रिजिड भी है एट सर्टेन पॉइंट्स और फ्लेक्सिबल भी है एट सर्टेन पॉइंट्स। और फिर आगे आएगा कि जो वो चेंजेस भी हो रहे हैं, ऑल्दो जो अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं, वहाँ पे भी जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अंडर जुडिशियल रिव्यू। जब वो रिव्यू करती है कि जो ये चेंजेस मेकअप हो रहे हैं या ये चेंजेस इंक्लूड हो रहे हैं, लॉ इनेक्ट हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स इंक्लूड हो रही हैं, तो वो लीगल है, मतलब वो वैलिड है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एक फीचर हमने अब क्या डिस्कस किया, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आप सब चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे जो हमने अभी तक चैप्टर्स डिस्कस किए थे। देन आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइट्स। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो हमारी इसी के अराउंड थी, फेडरल सिस्टम के, कि जो हमारी पॉलिटी है, जो इंडियन पॉलिटी है, वो बेसिकली वी अडॉप्टेड फॉर फेडरल सिस्टम। बट हमारा जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, वो कभी कभी यूनिटरी भी बन जाता है। जैसे हम एक इमरजेंसी की एग्जांपल ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा था कि जो सेंटर है उसके पास बहुत सारी पावर है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। सो ऑल द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग ऑल यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन बट ऑल्सो कंटेन मैनी यूनिटरी एंड नॉन फेडरल फीचर्स, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया के केस में जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमने तब फेडरल सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया, तो उसमें भी हमने बार बार यही डिस्कस किया था कि हमारा फेडरल सिस्टम क्यों है सेंट्रली बाइस्ड। इसलिए बाइस्ड है क्योंकि देखो इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो स्टेट में पॉलिटिकल गेन के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ना करे कि वो इंडिया की यूनिटी को ही कहीं ना कहीं थ्रेट कर दे। इसलिए इंश्योर करने के लिए कि इंडिया की यूनिटी इंटैक्ट रहे, जो सेंटर है उसे ज़्यादा पावर दी गई है ताकि वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करके इंडिया की यूनिटी को कभी भी थ्रेट ना होने दे। फिर आता है कि हमारे इंडिया के केस में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी भी हमने डिस्कस किया। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कर रहा है, ऑल दो फेडरल पॉलिटी है बट कहीं ना कहीं वो सेंटर के पास ज्यादा पावर चली जाती है। क्योंकि देखो पार्लियामेंट ही तो है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो अमेंड नहीं कर रही ना। आई एग्री कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ तब इंक्लूड हो रही है जब वो फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड अगर आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट है बेसिकली। बट वहां पे भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, और वो भी हाफ ऑफ द स्टेट्स, नॉट ऑल ऑफ द स्टेट। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि मोर टिल्टेड जो इक्वेशन है वो किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। देन सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया के केस में इंडियन सिटीजनशिप है, स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट हमारे पास सिटीजनशिप्स नहीं है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन सर्टेन पॉइंट्स, ऑन सर्टेन पॉइंट्स, ताकि जो प्रोविजंस फ्लेक्सिबली अमेंड होने चाहिए वो हो पाए। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया के केस में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ऑल्दो वी डू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके लिए बिल्कुल अश्योरेंस की गई है, पूरा एक तरह से हम सेटअप बोलने ऐसे मेकअप किया गया है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करके रखा जा सके। बट उसके साथ साथ ये भी जरूर याद रखना है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स, ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन की बात है, राइट। तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ना सेंटर और स्टेट की, तो उनकी ज्यूरिसडिक्शंस हैं, तो ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंगली हर कोई परफेक्टली काम कर रहा है, तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। देन कम्स अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। अब देखो जो गवर्नर है सेंटर में, वो एक तरह से सेंटर की अथॉरिटी मेकअप कर रहा है एट द स्टेट लेवल। क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टेट कोई भी बिल बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, तो जब उसे एक एसेंट देना है तो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास। जैसे सेंटर में जब कोई भी बिल बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो उसकी एसेंट किसे देनी होती है, प्रेसिडेंट को। तो वहां पे किसे देनी होती है, स्टेट के केस में गवर्नर को। और गवर्नर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है डेफिनेटली विद द सेंटर्स आइडियोलॉजी।
सो देन ऑल इंडिया सर्विसेज, बिकॉज आप ऑल इंडिया सर्विसेज क्लियर करके स्टेट में काम कर रहे हो बट यू आर रिपोर्टिंग टूवर्ड योर सेंटर अथॉरिटी. सो एमरजेंसी प्रोविजंस तो टोटली हमारी जो पॉलिटी है उसे कहीं ना कहीं यूनिटरी बना देती है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेडरल वन. So Indian Constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit. वो हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया जब हमने क्रिटिकली इवेल्युएट किया था, और फिर हमने देखा था जो जुडिशरी है उसका करंट जो टेक है वो क्या है कि ऑल्दो ठीक है आप लोग बोल सकते हो कि हमारे केस में यूनिटरी बायस है वो, पर वो हमारी जुडिशरी के हिसाब से एक नेसेसिटी है ताकि इंडिया की डाइवर्सिटी के कारण कहीं उसको उसकी यूनिटी को थ्रेट ना हो, उसको इंश्योर किया जा सके. अदरवाइज फेडरलिज्म जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है. सो दैट मीन्स उसे कोई भी जो सेंटर है वो कोई भी अमेंडमेंट लाके उसे थ्रेट नहीं कर सकते हैं, और स्टेट्स की अपनी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है. ये हमने पहले डिस्कस किया है फेडरल सिस्टम में. सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है. फर्स्टली वी हैड डिस्कस अबाउट द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि रिटन है और लेंथीएस्ट है. फिर हमने ये देखा कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. फिर हमने थर्ड फीचर ये देखा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. और फोर्थ फीचर हमने देखा है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. So I believe this is more than enough for this particular video, and in next video we will be discussing about the remaining topics or remaining I can say features of our constitution. But before moving further guys, I hope you like the video. If you do, then hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification can get delivered to you. And along with that guys, I do conduct a free master class over where I handhold people to go through this UPSC journey effortlessly. So you can also register for the same by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. So in next video, we are going to discuss remaining topics or remaining features of our constitution. So I will meet you all in the next video. Till then, bye bye guys.